सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल, इनफैक्ट आपके अपने यूट्यूब चैनल योर कॉमर्स गुरु में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ये वीडियो जो है ये आपके क्लास 12th के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको वाइवा में पूछे जाएंगे, ये उसके ऊपर वीडियो है। ठीक है, लास्ट ईयर हमने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस दी थी, तो बहुत सक्सेसफुल हुई थी, लोगों बच्चों को बहुत अच्छी लगी थी। और बच्चों ने मेरे को बाद में बताया था कि सर मोस्टली हमारे से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो इसी में से पूछे गए थे। ठीक है जी, तो आप सब इस वीडियो को जरूर पसंद करना, लाइक करना, मैक्सिमम शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और अगर आपको ये जो वाइवा के क्वेश्चंस हैं पूरी इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए, तो आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ फाइल भेज दूंगा। और आपको आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ना चाहते हैं, +1 के लिए अलग ग्रुप है, +2 के लिए अलग ग्रुप है, तो मैंने इसी नंबर पे व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ, आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम अलग अलग चैप्टर्स के जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम उसी के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे, फटाफट से करेंगे, बिकॉज क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और टाइम हमारे पास कम है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। आई विल ट्राई कि जल्दी से जल्दी जो है ये खत्म हो जाए, राइट। तो सबसे पहला चैप्टर है सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस। बहुत सारे वेरिएशंस हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं सिलेबस में, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चंस करेंगे। सो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, बिकॉज आपको सब सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो वीडियो मिलने वाली है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो है हमारे कंट्री का एपेक्स बैंक है। किसी भी कंट्री का ये एपेक्स बैंक होता है, नॉट ओनली इंडिया, बट सेंट्रल बैंक किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एपेक्स, यू कैन से एपेक्स बैंक होता है। ठीक है, अब हमारे जो आरबीआई गवर्नर है प्रेजेंटली वो कौन है, तो हमारे प्रेजेंट गवर्नर है आरबीआई शक्तिकांत दास। इससे पहले थे कौन, डॉक्टर उर्जित पटेल, एंड नाउ इट इज चेंज्ड। सो नाउ हमारे जो आरबीआई गवर्नर है वो डॉक्टर शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट इज, डज सेंट्रल बैंक डील विद पब्लिक। क्या सेंट्रल बैंक पब्लिक से डील करता है, तो आंसर इज नो। तो थोड़ी सी स्पीडली करवाऊंगा, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट करेंसी नोट्स डज आरबीआई प्रिंट। कौन से करेंसी नोट आरबीआई प्रिंट करता है, तो आंसर इज ऑल एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। 1 रुपी नोट जो है, अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि 1 रुपी नोट कौन प्रिंट करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, जो मिनिस्ट्री है हमारी फाइनेंस वाली मिनिस्ट्री है, वो हमारा 1 रुपए का नोट प्रिंट करती है, राइट। देन हाउ डज सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट। तो सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल कैसे करती है, अपनी जो इनकी मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं उससे, उसके थ्रू जो है ये कंट्रोल करती हैं। देन ब्रॉडली हाउ कैन यू क्लासीफाई द मॉनेटरी पॉलिसीज। मॉनेटरी पॉलिसीज को आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, तो इसका आंसर है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। नेक्स्ट इज, व्हाट डज ए सेंट्रल बैंक फॉलो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के टाइम पे सेंट्रल बैंक क्या फॉलो करता है, तो फॉलो करता है कौन सी पॉलिसी, डियर मनी पॉलिसी। डियर मनी पॉलिसी क्या है, जहाँ पे क्रेडिट जो है वो महंगा कर दिया जाता है, जैसे होम लोन है। ठीक है, इन्फ्लेशन से पहले अगर बात करें तो ये 9% है मान लो, और जब इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है डियर मनी पॉलिसी फॉलो करता है, तो होम लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ा देंगे, जिससे लोग कम रेट ऑफ कम लोन जो है वो लेंगे, राइट। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस वो ऑपरेशंस होती हैं जहाँ पे बैंक जो है या गवर्नमेंट जो है वो अपनी सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में सेल कर देते हैं, उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, या बेचते हैं या खरीदते हैं, दो ऑप्शंस होती हैं, इधर दे कैन बाय और सेल इन द ओपन मार्केट, इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चैप्टर गवर्नमेंट बजट। ठीक, अब गवर्नमेंट बजट जो है इसमें क्या है, इट इज ए पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट शोइंग एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, गवर्नमेंट बजट क्या होता है कि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट होती है ये। ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट के जो एस्टिमेटेड रेवेन्यूज हैं और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है उसका पूरा एक लेखा जोखा होता है। ठीक है, जिससे गवर्नमेंट जो है अपने खर्चों को और जो गवर्नमेंट की रिसीट्स होती हैं उसको असेस करती है। ठीक है, देन हाउ इज गवर्नमेंट बजट क्लासिफाइड। गवर्नमेंट का जो बजट है वो क्लासिफाई कैसे होता है, गवर्नमेंट का बजट क्लासिफाई होता है दो तरीके से, एक रेवेन्यू बजट और एक कैपिटल बजट। ठीक,
व्हाट डज फिस्कल डेफिसिट शो? फिस्कल डेफिसिट क्या शो करता है? बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट के क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? बड़ा सिंपल से इसका आंसर है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड प्राइस कंट्रोल। इसके बाद व्हाट आर द बेसिक टूल्स ऑफ अ बजट? एक है टैक्सेशन पॉलिसी, बोरोइंग्स, एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये वीडियो के ना हम दो पार्ट बनाएंगे, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का और एक माइक्रो, क्योंकि एक वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक, सो विल स्प्लिट दिस वीडियो इन टू पार्ट्स, राइट। देन व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? टैक्स जो प्रॉपर्टी और इनकम के ऊपर लगाया जाता है इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज रीजनेबल फिस्कल डेफिसिट? जो रीजनेबल फिस्कल डेफिसिट है वो 3 से 4% जीडीपी का होती है। ठीक है, देन व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब कि जब गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज को बेचना शुरू कर देती है उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का उल्टा डिसइन्वेस्टमेंट। देन व्हाट इज सब्सिडी? सब्सिडी क्या होती है, किसको दी जाती है? सब्सिडी एक ग्रांट होती है जो कि प्रोड्यूसर को दी जाती है या एक्सपोर्टर्स को दी जाती है और इवन कंज्यूमर्स को भी दी जाती है, राइट। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या होता है? जब किसी कंट्री की जो ट्रेड है दूसरी कंट्रीज के साथ होती है और ये डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। यहाँ पे देख लेते क्या है। बीओपी समरी इन विच इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेसिडेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर रिकॉर्डेड फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यूजली 1 ईयर। मतलब 1 साल का टाइम होता है, 1 साल के टाइम पीरियड के अंदर जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है एक कंट्री के सिटीजन्स के बीच में और बाहर के सिटीजन्स के बीच में। ठीक है, अब करंट अकाउंट के जो करंट अकाउंट होता है बीओपी में दो अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जो क्रेडिट आइटम्स होती हैं जिनको पॉजिटिव आइटम्स कहते हैं वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हैं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैं, इनकम रिसीट्स हैं, ट्रांसफर रिसीट्स हैं। डेबिट आइटम्स जिनको नेगेटिव आइटम्स बोलते हैं जिसमें इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनकम पेमेंट्स, ट्रांसफर पेमेंट्स, राइट। अब कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? तो कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स हैं जैसे बोरोइंग्स फ्रॉम द अब्रॉड, लैंडिंग टू अब्रॉड मतलब बाहर से पैसा बोरो करना और उनको लैंड करना, इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय अदर इन आर कंट्री, इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय अस इन अदर कंट्रीज। मतलब जब हम अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं या दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज किसमें? रिजर्व्स में, राइट। अब इसके बाद है डज अ बीओपी ऑलवेज बैलेंसेस? यस, बैलेंस हो जाता है बट ओनली इन अकाउंटिंग सेंस। अगर हम अकाउंटिंग सेंस की बात करें तो, अदरवाइज देर मे बी नो बैलेंस एट वी कैन से ऑल द टाइम। व्हाट इज क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड ऑफ बीओपी? जो क्रेडिट साइड होती है बीओपी की वो इनफ्लोज, डेबिट साइड जो है वो आउटफ्लोज। मतलब इनफ्लो मतलब पैसे का आना और आउटफ्लोज मीन्स पैसे का जाना। अब ऑटोनॉमस आइटम्स कौन सी होती हैं? जो ट्रांजैक्शंस की जाती हैं ड्यू टू इकोनॉमिक मोटिव। मतलब इसके पीछे हमारा मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना, जैसे कि प्रॉफिट को बढ़ाना। और ऑटोनॉमस आइटम्स फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट्स मेड टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं। देन इसके बाद अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होती हैं? ट्रांजैक्शन अंडरटेक टू कवर with deficit or surplus in autonomous transaction, for example decrease in foreign exchange reserves and borrowings from the rest of the world. ठीक है, नेक्स्ट इज वेयर इज इंपोर्ट ऑफ मशीनरी शोन इन बीओपी? जो मशीनरी का इंपोर्ट है वो बीओपी के किस अकाउंट में दिखाया जाता है? डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। ठीक है, अब इसके बाद इस करंट अकाउंट डेफिसिट कॉज फॉर अलार्म? क्या करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो एक अलार्मिंग सिग्नल है? बिल्कुल, बिकॉज ये अनमैनेजेबल होता है कई बार। ठीक है, और ये अनमैनेजेबल हो इससे पहले ही इसको रेक्टिफाई कर लिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट है व्हाट आर द ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस? अब ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस जो है वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो सेंट्रल बैंक करता है दैट कॉजेज चेंज इन इट्स ऑफिशियल रिजर्व्स, जो सेंट्रल बैंक के ऑफिशियल रिजर्व्स में चेंजेस कर देती है। दीज आर यूजुअली परचेजेस और सेल्स ऑफ इट्स ओन करेंसी इन द एक्सचेंज मार्केट in exchange for foreign currencies or other foreign currency denominated assets, right? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है? पूरी कंट्री की इनकम, गुड्स और सर्विसेज को जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है कंट्री में उसकी मनी वैल्यू होती है। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम जो हमें अपनी कंट्री के अंदर ही इनकम हो रही है, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने पे जो उसकी वैल्यू
आ रही है मनी वैल्यू जो विद इन द कंट्री हैज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। देन गिवन डोमेस्टिक इनकम हाउ कैन यू फाइंड नेशनल इनकम। ठीक है, तो हम डोमेस्टिक इनकम अगर हमें गिवन हो तो हम नेशनल इनकम कैसे निकाल सकते हैं। देखो डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला होता है NDP एट FC। जब हम इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं, मतलब बाहर वाली इनकम, तो वो हमारी क्या बन जाती है, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का जो एग्रीगेट है उसको हम फॉर्मूले में कैसे लिख सकते हैं, NNP एट FC, राइट। डोमेस्टिक इनकम NDP एट FC, जब उसमें नेट फैक्टर इनकम जो अब्रॉड की है वो ऐड कर दी जाती है तो वो नेशनल इनकम दैट इज NNP एट FC बन जाता है, राइट। नेक्स्ट, अब हमें दो प्रिकॉशंस बतानी है जो नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में हमें हेल्प करती हैं। पहला, ट्रांसफर इनकम्स पेमेंट्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड। जो ट्रांसफर इनकम्स होती हैं, जो पेमेंट्स होती हैं, वो इंक्लूड नहीं करनी बिकॉज ये यूनिलेटरल होती हैं। देन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज टू बी इंक्लूडेड वेयर एज सच सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड, राइट। रियल नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस इज नोन एज रियल नेशनल इनकम। जब नेशनल इनकम को असेस किया जाता है कांस्टेंट प्राइसेस पे तो उसको क्या बोलते हैं, रियल नेशनल इनकम। अब एक्सटर्नैलिटी क्या है, ये क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं एक्सटर्नल आके बाहर से कि एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं। देखो, गुड्स एक्ट ऑफ अ कंपनी आर नॉट रिवॉर्डेड। जो गुड्स होती हैं मतलब उनको रिवॉर्ड नहीं किया जाता, उसको कहते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। रॉन्ग डीड्स आर लेफ्ट अनपनिश्ड। जब गलत काम करते हैं और फिर भी सजा नहीं मिलती तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। सो इन अदर वर्ड्स, द गुड एंड बैड डीड्स ऑफ अ कंपनी व्हेन नॉट रिवॉर्डेड और पनिश्ड आर नोन एज एक्सटर्नैलिटीज। ठीक है, मतलब अच्छे और बुरे काम हमारे, ना तो अच्छे काम का रिवॉर्ड मिलता है और ना ही बुरे काम का दंड मिलता है, उसको हम एक्सटर्नैलिटी कहते हैं। देन व्हेन कैन डोमेस्टिक इनकम बी ग्रेटर देन नेशनल इनकम। जब नेशनल इनकम जो है, जो डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम से कब ज्यादा हो सकती है कि जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो नेगेटिव में हो। ठीक है, नेक्स्ट इज कन्वर्ट नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस टू द नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। कैसे कर सकते हैं, तो नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस जो NNP एट FC एट करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय जो प्राइस इंडेक्स होता है करंट ईयर का, PI, प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से एंड विल गेट नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। ठीक है, ट्रांसफर इनकम क्या होती है, यूनिलेटरल होती है। इसके बदले में कोई भी सर्विस जो है वो नहीं ली जाती। इनकम रिसीव्ड और पेड विदाउट कंसिडरेशन, मतलब बदले में कुछ नहीं दिया जाता, जैसे स्कॉलरशिप है, ओल्ड एज पेंशन है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, जब कॉन्टिन्यूस फ्लो होता है गुड्स और सर्विसेज का बिटवीन द हाउस होल्ड एंड द फर्म्स in a two-sector economy and the reverse flow of payment to each other is known as circular flow of income। ठीक है जी, इसके बाद हमारा मल्टीप्लायर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मल्टीप्लायर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रिफर्स टू द इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम में इंक्रीज होना ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, राइट। सेकंड है व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, रिफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स द ट्रांजैक्शंस takes place due to initial deposit made by a customer in a bank। ठीक, MPC मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मल्टीप्लायर कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। MPC और मल्टीप्लायर जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है, MPC बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर MPC कम होगा तो मल्टीप्लायर भी कम हो जाएगा। हाउ आर द MPS एंड मल्टीप्लायर रिलेटेड, तो ये इनवर्स होगा इनमें रिलेशन। MPS कम होगा तो मल्टीप्लायर बढ़ेगा और MPS बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। MPS क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इट मींस चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन नेशनल इनकम। व्हाट कैन बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है मल्टीप्लायर की, तो मिनिमम वैल्यू मल्टीप्लायर की 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिटी तक जा सकती है। Why are the economists all over the world worry about rising of MPS। ठीक है, कि राइजिंग जो MPS जो है वो राइज कर रही है उसके कारण जो वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट है वो क्यों टेंशन में है, क्योंकि राइजिंग MPS जो है वो नेशनल इनकम में कमी होने का सिग्नल देती है। क्योंकि जितनी MPS बढ़ेगी मतलब लोग सेव करना ज़्यादा शुरू कर रहे हैं और नेशनल इनकम कम होती जा रही है क्योंकि लोग पैसा बचाते जा रहे हैं, कंजम्पशन नहीं हो रही। इससे क्या होगा, फिर रिसेशन होना शुरू हो जाएगा।
कैन मल्टीप्लायर यूज टू कम आउट ऑफ रिसेशन? बिल्कुल ठीक, यस, क्योंकि ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द बेसिक प्रीमाइस ऑन विच कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर इज बेस्ड? जो बेसिक assumption है, प्रीमाइस है ऑफ द मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट इज वन मैन्स एक्सपेंडिचर इज अनदर मैन्स इनकम। बड़ा सिंपल है, एक बंदे का खर्चा दूसरे बंदे की इनकम। इफ इनकम increases via consumption, why cannot we go on increasing consumption? ठीक है, कि अगर इनकम कंजम्पशन से ही बढ़नी है तो हम कंजम्पशन को क्यों नहीं बढ़ाते? कंजम्पशन को इंक्रीज नहीं कर सकते इनफाइनाइटली, बिकॉज इट इज ह्यूमन टेंडेंसी टू सेव मोर फॉर द फ्यूचर। लाइक देखो, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया जैसी कंट्री में तो सेविंग ज़्यादा हेल्पफुल होती है रादर देन कि हम उसको खर्च करते जाएं, क्योंकि इंडिया में सर्टेनिटी नहीं है, सब कुछ खुद करना पड़ता है, राइट? तो ये सेव ज़्यादा करते हैं लोग। तो ये पॉवर्टी स्टार्ट हो गई, यहाँ से हम करेंगे दूसरी वीडियो में। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। पार्ट 1 है ये इकोनॉमिक्स का, जो प्रैक्टिकल वाला वाइवा के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, मैक्सिमम शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। किसी को पीडीएफ चाहिए उस नंबर पे व्हाट्सएप करना, अपने शहर का नाम, अपने स्कूल का नाम और अपना नाम। ठीक है, सो दैट आई कैन ऐड यू। ठीक है, एज वेल एज सेंड यू द पीडीएफ ऑफ दिस पार्ट, राइट? सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।